हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट होगा एसएससी जीडी एस्पिरेंट के लिए, साथ में जो ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज हम लोग जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेशन शाम में 7 बजे आपके लिए आएंगे। ये पहला सेशन होगा आपके पूरे क्लास का। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, क्योंकि पूरे वीडियो को देखिए आप, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे। इससे पहले आपने प्रीवियस सारे वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये चैनल आपके लिए अगर डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जैसे पहले से आप करते आ रहे हैं वैसे कीजिए। तुरंत हम लोग 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर जाने वाले हैं और उसके बाद लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे हम आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वैदिक धर्म ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है। आपका टाइमिंग स्टार्ट करते हैं हम, और ये जो 15 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, ये 15 सेकेंड के टाइम में आप चीज आंसर जो है वो लाइव करते चलिएगा, क्योंकि प्रीमियर करेंगे जब क्लासेस को हम, तो उस वक्त आपके जो आंसर होंगे वो हमें फ्लैश होते रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए देखना कि कितने लोगों ने आंसर सही दिया है। बिल्कुल टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। वैदिक धर्म ग्रंथ जो है उसको ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने धर्म ग्रंथ है, जैन, बौद्ध और ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण को दो नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण को वैदिक धर्म ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, और वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। दोनों में से कभी कोई एक क्वेश्चन को इंटर रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्ण द्वैपायन के जो नाम है उसको, कृष्ण द्वैपायन के नाम से किसको जाना जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। जो भी इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है वो 15 सेकेंड का होता है एग्जाम में, और 15 सेकेंड के टाइम को लेकर के अगर आप एग्जाम में आंसर देते हैं तो आप कंफर्म रहिए कि आप ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे करके आइएगा। तो कृष्ण द्वैपायन के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कालिदास, वेद व्यास और वाल्मीकि इसका ऑप्शन था। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। जो वेद व्यास जी थे उनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है। अब आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इससे रिलेटेड कि जो है वो वेदों के संग्रहणकर्ता किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन का आंसर आपका वेद व्यास ही आएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें से अगर आपने इसको पढ़ा है, अगर देखा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अभी रिसेंट आपसे जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो हिस्ट्री के होंगे, फिर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। साइंस को हम लोगों ने अलग कर दिया है। साइंस के 15 क्वेश्चन आपको शाम में 6 बजे के अप्रॉक्स में मिलेंगे। ये क्लासेस 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो वो आप अलग से क्लास में कीजिएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है ताम्रयुगीन, दूसरा है कांस्य युगीन, लौह युगीन और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। इसमें से यहाँ से दो क्वेश्चन जो आते हैं जो डिफिकल्ट टाइप के होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका आंसर जानिए। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जी जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर कभी डिफिकल्ट इसको करना हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता में औजार, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो औजार हुआ करते थे उसको किस धातु से बनाया जाता था, और किस धातु से बनाया जाता था, या फिर जो औजारें होती थी वो सबसे ज्यादा किस धातुओं की मिली है, तब वहां पर आपका आंसर जो होगा वो आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर तांबा हो जाएगा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन जो औजार है वहां सबसे ज्यादा जो देखने को मिला है वो तांबे का देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में मरुस्थल को किस शब्द से इंगित किया गया है, आंसर कीजिएगा। मरुस्थल को ऋग्वेद में किस शब्द से इंगित किया गया है, मतलब कि मरुस्थल ऋग्वेद में जब हमारा जो आप एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें उस वक्त भी मरुस्थल हुआ करता था, क्योंकि पृथ्वी जैसे ही है वैसे ही इस पर अलग अलग तरीके के चीज होंगे। मरुस्थल भी होगा, घास का मैदान भी होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन ऋग्वेद के समय में जब हमारे पास जो हमारा एक एजुकेशन का लेवल था, उस एजुकेशन के लेवल में हम लोग मरुस्थल को किस नाम से जानते थे, ये आंसर देना था आपको। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। इसको घन्व के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में मरुस्थल को
घर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन में कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? शायद इस सेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा हमारे जो हिस्ट्री के क्लासेस थे, जिसको हम लोगों ने 6 to 12 तक के एनसीईआरटी को समरी, एनसीईआरटी के समरी को जो आपको प्रोवाइड करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चीजें काफी क्रिस्टल एंड क्लियर में दिखेगी अशोक के बारे में। तो अशोक की जो अभिलेख थी, उसकी भाषा जो थी वो प्राकृत हुआ करती थी। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछती है। तो टाइम स्टार्ट करते हैं, आपका आंसर कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मीर जुमला और जहांगीर। इसका राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट करते चलिएगा आप लोग, टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और आप इसका एक कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज पढ़ाया गया हुआ था 6 to 12 के एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का था उसके समरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपने रेलवे के क्वेश्चंस में देखे होंगे कि कुछ फैक्चुअल डेटा जो एनसीईआरटी के बुक में होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का है। तो इसलिए आंसर कीजिएगा आप लोग इसका। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो दक्कन का लोमड़ी जो है वो आमिर अली बरीद को कहा जाता था। दक्कन का लोमड़ी ये दक्कन में सबसे ज्यादा चतुर शासकों में से एक हुआ करता था। ठीक है, जो अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर लिया कि इतना स्ट्रॉन्ग और दक्कन में कोई हो नहीं सका। ठीक है, तो इसी कारण से इसको दक्कन की लोमड़ी की संज्ञा दी गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किसकी रचना है? आंसर कीजिएगा, विनय पत्रिका किसकी रचना है? आंसर करते हुए चलिएगा। 15 सेकेंड का जो टाइम आपको दिया जाता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप एज अ टेस्ट सीरीज इसका आंसर देते हो। तो जो आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, इसका सही यूटिलाइजेशन आप कीजिए। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाना था, और कुछ लोगों का आंसर डायरेक्ट आ रहा था कि राजा राम मोहन राय ने इसकी रचना की थी। बिल्कुल रॉन्ग है ये। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा की वार्धा योजना कब पेश की गई हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिएगा। शिक्षा की वार्धा योजना कब पेश की गई हुई थी? 1837, 1947, 1982 और 1937। आंसर कीजिएगा ये, और इसको वीवीआई में जोड़ लीजिएगा। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आपने जितने भी वनडे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट से लेकर के ऐसे सिंपल वन लाइनर आते हैं, सारे में ये क्वेश्चन आते हैं। इसका टाइम अप होता है। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। 1937 में महात्मा गांधी ने इसको पेश किया था। महात्मा गांधी ने इसको पेश किया था, और महात्मा गांधी की एक पत्रिका आती थी हरिजन। ठीक है, हरिजन में ही इसको जो है वो पेश किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रामोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर कीजिएगा आप लोग। रामोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद अहमद, भानु सिंह, अकबर नाना और चित्तर सिंह। आंसर कीजिएगा। रामोशी विद्रोह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ करता था, और इसका जो है वो आजादी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ करके आया हुआ था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। रामोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो चित्तर सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? आंसर कीजिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। 15 सेकेंड के जो भी टाइम मिलते हैं आपको, इसको इस तरीके से सेटल किया गया हुआ है टाइम को, कि आप कम समय में चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके। अगर आपने पूरे सेशन को सही से देखा है, एनसीईआरटी के समरी को, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर देते हैं महात्मा गांधी, बट ये आंसर गलत है। राइट आंसर जो है वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन निकल करके आए। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? आंसर कीजिएगा आप लोग। पेड़ से, झाड़ी से, पहाड़ से और मृत्तिका से।
ठीक है, मृतिका से। मृतिका एक बार आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मिट्टी से इसकी संबंध है। ठीक है, तो आंसर करते हुए चलिएगा, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा। मृतिका मतलब कि मिट्टी होता है और पेडोलॉजी का संबंध उसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, आंसर कीजिएगा आप लोग। उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये उपसौर होता क्या है, पहले ये देखिए आप लोग। ये जो पृथ्वी और सूर्य है, यहाँ पर ऐसे देखिए आप, तो सूर्य जो है जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग उपसौर बोलते हैं। ये आपका उपसौर हो गया। और जैसे ही सूर्य पृथ्वी के सबसे दूरी स्थित होता है, तो इसको हम लोग अपसौर बोलते हैं। तो ये कंडीशन कब उत्पन्न होता है उपसौर का? टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर का हो जाएगा 3 जनवरी को जो है वो उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है, जब सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमसे गर्त किस महासागर में स्थित है? ट्रेंडिंग में चल रहा है एक गर्त है, रोमसे गर्त। रोमसे गर्त किस महासागर में स्थित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इसमें से राइट आंसर आपको चुनना है कि रोमसे गर्त किस महासागर में स्थित है। आजकल न्यूज़पेपर में जो है वो न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, इस कारण से जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका आपका ख हो जाएगा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है रोमसे गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक किस देश से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, इसमें 2-3 बातें होती है। पहला तो ये होता है कि पश्चिम बंगाल ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी सीमा इसी की है जो दूसरे देशों से जाकर के लगती है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा होता है। पश्चिम बंगाल आजकल यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन हुआ था, इस कारण से पश्चिम बंगाल जो है पूरी तरीके से न्यूज़पेपर में रहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से उठाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से उठा सकते हैं क्वेश्चन, जो कि है कि पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से सटी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया हुआ था? आंसर कीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य दोनों से क्वेश्चन आता है। तो जब अस्थायी सदस्य की बात आती है तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे देते हो, लेकिन जब अस्थायी सदस्य की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और इसीलिए क्वेश्चन डाला गया हुआ है। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब भी क्वेश्चन आएगा अस्थायी सदस्य, तो यहाँ पर आप आंसर सच्चिदानंद सिन्हा दीजिएगा, नॉट राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी रेलवे वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन निकल करके आता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर कीजिएगा। डायरेक्ट कुछ लोग आंसर मारते हैं BR अम्बेडकर, बट ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका आता है BN राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कुछ लोग BR अम्बेडकर देते हैं, बट आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए। BR अम्बेडकर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नहीं थे, BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द को उद्देशिका में कब जोड़ा गया हुआ था? प्रियम्बल में जो है वो पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। तो एक चीज याद करके रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बदलाव हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, कि ऐसा लगा कि 1976 अपने आप में एक संविधान है। ठीक है, तो ये जो उद्देशिका में मतलब प्रियम्बल में जो पंथ निरपेक्ष शब्द था, ये भी 1976 में ही जोड़ा गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा आप लोग, पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का भाग है? आंसर कीजिएगा। जो टूरिज्म है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का भाग है? अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है। इसमें से पर्यटन मतलब कि आपका टूरिज्म जो है वो किस क्षेत्र का भाग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। जो टूरिज्म है वो आपका तृतीय क्षेत्र का भाग है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान करते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये द्वितीय क्षेत्र है, बट ये गलत है। टूरिज्म जो है तृतीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ से हम सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है? आंसर कीजिएगा। बहुत अगर आप देखें तो टेक्निकल क्वेश्चन है आपके लिए, तो आंसर अगर आप कर रहे हैं इसका तो समझो कि आपने
थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पोर्शन को कवर किया है। आर्थिक समृद्धि से किस चीज का तात्पर्य होता है? क्या जीडीपी का बढ़ना, जीएनपी का बढ़ना, या जो है वो सीपीआई का बढ़ना? ठीक है, ये सारे चीजों का बढ़ना, ये आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय है, या इनमें से सभी का बढ़ना आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय है? तो ये जो है आपका सभी का बढ़ना आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है ये बढ़ेगा तभी आर्थिक समृद्धि होगी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तभी आर्थिक समृद्धि होगी, और पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तभी आर्थिक समृद्धि होगी। तो आर्थिक समृद्धि में हम इन तीनों चीज को जब पुट करते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तभी हम बोलते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ था? मतलब मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया हुआ था? आंसर करते हुए चलिएगा 1982, 1980, 1990 और 1920। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। ये आप कमेंट कीजिएगा किसने किया था, और कब हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई जिसको बोला जाता है, इसका प्रतिपादन किया गया हुआ था, मतलब इसको स्थापित किया गया हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे वाले लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, और महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। तो इसलिए रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम महिला ड्राइवर के बारे में आपको जानना होगा, और इसका राइट आंसर जो है वो सुलेखा शंकर यादव है। तो राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें मैं आपको ऑप्शन के लिए टाइमिंग नहीं देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा 1 अगस्त। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। उसके लिए भी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन साल भर में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपका एग्जाम खुदा ना खास्ते अगस्त में होता है तो अगस्त के 1 महीने पहले से, मतलब कि जुलाई तक के जितने भी दिन है इंपॉर्टेंट उसको आप याद करके चलिएगा, और सारे को मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर लगा आपको कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के मोटिवेशन का एक कारण था। ये आपका सेशन नंबर 1 था, जिसमें हम लोगों ने एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए जीके और जीएस से रिलेटेड जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर किए। नेक्स्ट सेशन नंबर 2 होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सेशन होगा। शाम में 7 बजे आपको मिलेगा, संडे को छोड़ के ये क्लासेस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।